हेलो, आवाज आ रही है आप लोगों को? हेलो हेलो हेलो। हेलो 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 हेलो। हाँ यस सर, आ रही है आवाज। हाँ, अच्छा, कहाँ तक हाइपरटेंशन तक पढ़ा दिया था मैंने? स्लाइड बताइएगा, आप लोग याद है कुछ? टॉपिक क्या कवर हुआ था जी? टॉपिक क्या कवर किया था हमने? जी, 10 लोग हैं, किसी को नहीं पता है? हाँ, 10 स्टूडेंट आ गए हैं, किसी को पता है क्या टॉपिक कवर किया था लास्ट टाइम? हेलो, आवाज आ रही है मेरी? हेलो। यस सर, आ रही है आपकी आवाज। जवाब नहीं दे रहा मुझे, कहाँ तक कवर किया था हम लोगों ने? हाइपरटेंशन से शुरू सर। करूं मैं? जी, यस सर। अच्छा चलो ठीक। हाइपरटेंशन, हमने हाइपरटेंशन देखा था, उसके कॉजेज देखे, रीजन देखे, फिजियोलॉजिकल। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट बाय hypertension means reduced blood volume, the one of the cause. hypovolemia भी इसको हम कहते हैं, ठीक है? is the most common cause of hypertension. सबसे कॉमन क्या है कॉज? अगर ब्लड वॉल्यूम कम हो जाए। और ब्लड वॉल्यूम क्यों कम होगा? ब्लड वॉल्यूम इसलिए कम होगा कि इफ देयर इज सम ट्रॉमा, इंजरी, हेमरेज, हेमरेज को मतलब है ब्लड का बहना, ठीक है? इसके अलावा और भी रीजंस हैं इसके। दिस कैन रिजल्ट फ्रॉम हेमरेज, जैसे मैंने कहा ब्लीडिंग, जब फ्लूइड इनटेक, अगर आप पानी कम पी रहे हैं तो ब्लड वॉल्यूम कम हो जाएगा आपका, ठीक है ना? तो यू हैव टू टेक एटलीस्ट 8 ग्लास ऑफ वाटर इन अ डे। स्टार्वेशन, suffocation, or excessive fluid losses from the diarrhea or vomiting. So diarrhea or vomiting is also very dangerous because we loses water in diarrhea and vomiting. Other medications can produce hypertension by different mechanisms. Some medicine while we are taking, like a diuretic, जो यूरिन वॉल्यूम बढ़ाता है, that can also lead to hypertension, right? So what we have to do, that we keep eye on our blood pressure. Low blood pressure, also called hypertension, is blood pressure low enough that flow, the flow of the blood to the organ of the body is inadequate, means less. And symptoms and other sign of the low blood flow develop shock. If this will continue, low blood pressure, then it will lead to the सर। J. हेलो जी बोले। सर, हमने लास्ट टाइम कार्डियक साइकिल कवर किया था। अब हम स्ट्रोक वॉल्यूम से स्टार्ट करेंगे। तो मैं बेटा यही तो पूछता था, कोई मुझे बता ही नहीं रहा। जी जी सर, मैं कंफर्म कर दी थी स्लाइड्स से। ठीक है, चलो सही। अब देखते स्ट्रोक जाइए। वॉल्यूम स्टार्ट। अपराइट पोजीशन ये कर दिया था, हार्ट फेलियर हो गया था, हार्ट अटैक, कोरोनरी आर्टरीज, हेमोस्टेसिस भी कर लिया था, लेट लेट। नहीं सर, हमने कार्डियक साइकिल तक पढ़ लिया था। उसके बाद जो स्लाइड्स है ना, स्ट्रोक वॉल्यूम वाली स्लाइड से हम पढ़ेंगे। अभी देखो, कंट्रोल ऑफ हार्ट। एक मिनट, ये एंजियोटेंसिन को भी याद करा दिया था।
इसके बाद तो हाइपोटेंशन ही आ रहा है। स्ट्रोक वॉल्यूम कहाँ पड़ा है मैंने? पीछे पड़ा है, पीछे फिर तो नहीं। बहुत पीछे। ये आ गया, हाइपरटेंशन तो बहुत आगे आगे। ये तो मैंने करा, हार्ट कंट्रोल है। नहीं सर, ये नहीं पढ़ाया। अच्छा अच्छा, देख लेते हैं। ये स्ट्रोक वॉल्यूम आ गया। जी 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 जी। अच्छा, इसमें हम स्ट्रोक वॉल्यूम कर लिया था। स्ट्रोक वॉल्यूम कहते हैं द एक्सपेंशन ऑफ द ब्लड फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल एंड राइट वेंट्रिकल इनटू द वेसल्स। यानी हार्ट जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तो उसे हम स्ट्रोक वॉल्यूम कहते हैं कि हार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो फील होता है, हार्ट उसका कॉन्ट्रैक्ट करता है तो कितना ब्लड बाहर निकालता है। ठीक है ना, ब्लड जितना बाहर निकालता है उस ब्लड को हम स्ट्रोक वॉल्यूम कहते हैं। ये तो हमने लास्ट टाइम देख लिया था। अब हम आते हैं able to show factors affecting stroke volume। वो क्या चीज़ें हैं, वो what are the reasons कि स्ट्रोक वॉल्यूम पे अफेक्ट करती है, या तो बढ़ाती है या कम करती है। रेस, यानी रेस ड्यू टू, क्यों पड़ता है स्ट्रोक वॉल्यूम, यानी अगर 70 सीसी होता है पर स्ट्रोक वॉल्यूम, हार्ट जब एक दफ़ा कंट्रैक्ट करता है तो उसमें जो ब्लड होता है वो 70 सीसी होता है। that blood will comes out of the heart and go to the aorta and pulmonary artery to the lungs for the purification। तो इसका रेज होने के रीजंस क्या हैं? कि रेज होने के रीजंस हैं प्री लोड। प्री लोड का मतलब है भरना। फास्ट फिलिंग टाइम, यानी जल्दी से भर जाता है हार्ट, तो क्या होगा कि वॉल्यूम भी फिर जल्दी से बाहर आएगा। इंक्रीज वीनस डिस्टेंस, या तो वीनस लंग जल्दी से क्लियर करके ब्लड को साफ करके हार्ट को दे देता है और हार्ट जल्दी से भर जाता है। ये प्री लोड कहते हैं। अभी भरा है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ, कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो वो स्ट्रोक वॉल्यूम होगा। अभी क्या हुआ, स्ट्रोक वॉल्यूम के लिए जो वॉल्यूम हमें चाहिए वो रिफिल जल्दी से हुआ। हार्ट में बॉडी से ब्लड आया, डीऑक्सीजनेटेड, वो लंग्स में गया, वहाँ प्यूरिफाई हुआ, देन फ्रॉम आफ्टर प्यूरिफिकेशन इट कम्स बैक टू द हार्ट इन राइट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम, सॉरी लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, और वहाँ से आयोटा से बॉडी में चला गया। ठीक है, इसको तो प्रीलोड कहते हैं कि पहले भरना। इसके अलावा क्या रीजन हो सकते हैं उसके? इसके अलावा और रीजंस क्या हो सकते हैं कि अगर हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथिक सिस्टम, उसमें अगर सिंपैथेटिक सिस्टम स्टिमुलेट होगा तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट बढ़ जाएगी, तो स्ट्रोक वॉल्यूम भी बढ़ेगा। एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन, ये भी न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, अगर ये एक्सेस होंगे तो इससे भी ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। हाई इंट्रासेलुलर कैल्शियम ऑयल, अगर कैल्शियम आपके पास बॉडी में ज़्यादा होगा तो उससे भी ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। और अगर हाई ब्लड कैल्शियम लेवल होगा तो भी, यानी टिश्यूज में भी ज़्यादा कैल्शियम होगी और ब्लड में भी ज़्यादा कैल्शियम होगी तो ब्लड प्रेशर। और थायराइड हार्मोन्स है, अगर ज़्यादा सीक्रेट होंगे तो ब्लड प्रेशर मतलब कार्डियक आउटपुट बढ़ेगी। और ग्लूकागोन अगर एक्सेस होगा तो भी कार्डियक आउटपुट बढ़ेगी। एक तो रीजन हो गया प्रीलोड, दूसरा हो गया कंट्रैक्शन ऑफ हार्ट, यानी स्पेसिफिक हार्ट के ऊपर से। हार्ट के हमने 6 पॉइंट ऑफ डिस्कस किए। नाउ विल टॉक अबाउट आफ्टर लोड। इंक्रीज वेस्कुलर रेजिस्टेंस, जिस नालियों से खून जा रहा है हार्ट से निकल के, अगर वो नालियाँ सही नहीं हो, वो आर्टरीज ठीक ना हो, तो क्या होगा कि उसकी वजह से रेजिस्टेंस आएगा और स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ जाएगा, यानी हार्ट को ज़्यादा जोर लगाना पड़ेगा। सेमिल्यूनर वॉल डैमेज, अगर आपके सेमिल्यूनर ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वो माइट्रल वॉल और जो है ना ट्राइकस्पिड वॉल अगर खराब होंगे, या सेमिल्यूनर वॉल में दूसरे पल्मोनरी और आयोटिक वॉल अगर खराब है, उसकी वजह से भी आफ्टर लोड पे प्रेशर अगेन हार्ट में खून ज़्यादा रह जाएगा, आगे नहीं जाएगा। प्री लोड में बताते हैं इंक्रीज एंड डायस्टोल वॉल्यूम, इंक्रीज स्ट्रोक वॉल्यूम। ठीक है, इसमें होता क्या है प्री लोड के अंदर, इंक्रीज एंड डायस्टोल वॉल्यूम। डायस्टोल यानी हार्ट जब रिलैक्सेशन है तो वॉल्यूम बढ़ गया है, और हार्ट अगर जो है जब बढ़ेगा तो स्ट्रोक वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा, क्योंकि इंक्रीज स्ट्रोक वॉल्यूम हो जाएगा। जो निकालना है
ब्लड बाहर वेंट्रिकल से जो वेंट्रिकल से ब्लड निकालना है, वो वेंट्रिकल से ब्लड जो निकलेगा वो ज़्यादा होगा। इसी तरीके से जो हमने कॉन्ट्रैक्टिलिटी का डिक्रीज एंड सिस्टोल वॉल्यूम, इंक्रीज स्ट्रोक वॉल्यूम। अगर आगे अगर हमारा ब्लड वॉल्यूम कम हो जाएगा एंड सिस्टोल वॉल्यूम, यानी जो जो कॉन्ट्रैक्शन करने के बाद हार्ट के अगर ये वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा तो उससे भी स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ेगा। तीसरी चीज़ आफ्टर लोड में इंक्रीज एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम, डिक्रीज स्ट्रोक वॉल्यूम। अगर आखिर में वेंट्रिकल्स में खून बच जाएगा यानी इंक्रीज हो जाएगा एंड सिस्टोल वॉल्यूम, जो बचा हुआ खून है, तो क्या होगा, डिक्रीज स्ट्रोक वॉल्यूम होगा। इसी तरीके से लोअर साइड पे आइए कि आपका स्ट्रोक वॉल्यूम लो क्यों हो जाता है, उसी को उलट दीजिए जो वहां हमने पढ़ा। प्री लोड में क्या है, डिक्रीज थायराइड हार्मोन। अगर हाइपोथायराइडिज्म के लोगों के अंदर स्ट्रोक वॉल्यूम लो होता है। डिक्रीज कैल्शियम, बोन की कैल्शियम अगर कम हो, सर्कुलेटिंग पोटेशियम कम हो, जो कंट्रैक्शन ऑफ हार्ट के अंदर मदद करती है पोटेशियम। हाई और लो सोडियम, सोडियम अगर कम हो या ज़्यादा हो तो भी आपका स्ट्रोक वॉल्यूम कम होता है। हाइपोक्सिया है, अगर ऑक्सीजन प्रॉपरली नहीं मिल रही है तो स्ट्रोक वॉल्यूम कम हो जाएगा। एबनॉर्मल पीएच बैलेंस है, जो ब्लड का पीएच है वो अल्कलाइन इन नेचर होता है, अगर वो और कम हो जाएगा यानी एसिडिक की साइड पे जाएगा तो भी जो स्ट्रोक वॉल्यूम कम होगा। ड्रग्स लाइक कैल्शियम चैनल ब्लॉकर जो हाइपरटेंशन में यूज करते हैं, चैनल बीटा ब्लॉकर, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर कोई मरीज ले रहा है तो उसका भी स्ट्रोक वॉल्यूम कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है हम देखते जाते हैं। इसी तरीके से कॉन्ट्रैक्टिलिटी है, पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन, एसिटाइल कोलिन। अगर पैरासिम्पैथिक स्टिमुलेशन बढ़ गई ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम की तो स्ट्रोक वॉल्यूम कम होगा। एसिटाइल कोलिन जो कि न्यूरोट्रांसमीटर है, मसल्स पे होता है, तो अगर ये कम हो जाएगा तो भी जो है कॉन्ट्रैक्टिलिटी कम होगी। फिर ऑक्सीजन की कमी है और हाइपर कैलेमिया है, अगर पोटेशियम बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो भी ये कम हो जाएगा, जैसे पीछे भी बताया प्रीलोड में भी। इसी तरह से डिक्रीज वेस्कुलर रेजिस्टेंस है, अगर वेसल्स डायलेट हो गई तो क्या होगा, सारा ब्लड वेसल्स की तरफ से टिश्यूज में जाएगा तो स्ट्रोक वॉल्यूम लोअर हो जाएगा। यहाँ फिर इन्होंने लास्ट लाइन में दिया हुआ डिक्रीज एंड डायस्टोल वॉल्यूम, डिक्रीज द स्ट्रोक वॉल्यूम। जब वॉल्यूम कम होगा तो जो है ना स्ट्रोक वॉल्यूम भी कम होगा। इंक्रीज एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम अगर इंक्रीज होगा तो भी डिक्रीज स्ट्रोक वॉल्यूम होगा। और डिक्रीज एंड सिस्टोल वॉल्यूम, इंक्रीज स्ट्रोक वॉल्यूम। ये एक चार्ट है, इसको देखिएगा, और इसमें मैंने आपको स्ट्रोक वॉल्यूम के बारे में दिया। अब इसको पढ़ने के लिए हाँ वी मस्ट अंडरस्टैंड द स्टार्लिंग लॉ। स्टार्लिंग लॉस क्या है? स्टेट दैट द मोर द हार्ट फिल, harder it to contract, therefore the bigger the stroke volume up to a point। कहता है कि अगर हार्ट बहुत ज्यादा भर जाए, लेफ्ट वेंट्रिकल भर जाए या राइट वेंट्रिकल भर जाए, तो जो कंट्रैक्शन है वो लाजमी, आप किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा वजन डाल देंगे तो उसकी दीवारें कमज़ोर हो जाएंगी। इस तरह से स्ट्रोक वॉल्यूम जो है उस पर इफेक्ट आएगा इसका। दिस इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट द फोर्स डेवलप इन मसल्स फाइबर्स। जो वॉल्यूम की वजह से जो मसल फाइबर्स पे फोर्स पड़ रही है, टेंशन पड़ रहा है, डिपेंड ऑन द डिग्री टू विच द फाइबर इज स्ट्रेच। तो वो हार्ट के मसल्स कितने खींचेंगे, कितना फैलेगा हार्ट, ये डिपेंड करता है मजबूती हार्ट की मसल्स की। Therefore, a rise in the central venous pressure will result in a increased stroke volume automatically। जब आपका सेंट्रल वीनस प्रेशर बढ़ेगा यानी फिलिंग जो है वो बहुत ज्यादा हो जाएगी लेफ्ट हार्ट की, राइट हार्ट की, यानी लेफ्ट एट्रियम या राइट एट्रियम, तो क्या होगा, आपका स्ट्रोक वॉल्यूम ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। द स्टार्लिंग कर्व रिलेट्स वॉल्यूम टू वीनस प्रेशर एंड स्लोप डिफाइन द कॉन्ट्रैक्टिलिटी ऑफ द वेंट्रिकल्स। तो ये रिप्रेजेंट करता है, जो ग्राफ अभी मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से कॉन्ट्रैक्टिलिटी पे इफेक्ट आता है।
द प्री लोड ऑफ द हार्ट, जो मैंने अभी आपको पीछे बताया चार्ट, उसी को ये डिस्क्राइब कर रहा है। द प्री लोड ऑफ द हार्ट इज द वॉल्यूम ऑफ वीनस ब्लड दैट स्ट्रेच द रेस्टिंग कार्डियक मसल। यानी एक हार्ट आराम में है और वो कितना भरता है, किस चीज से भरेगा, जो ब्लड आ रहा है बॉडी से डीऑक्सीजन से, तो जितना भरेगा उतनी मसल्स फैलेंगी और मसल्स पे इफेक्ट आएगा। द फिलिंग ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल ड्यूरिंग वेंट्रिकल डायस्टोल रिजल्ट इन द एंड डायस्टोल वॉल्यूम। जो वेंट्रिकल भर रहा है, ठीक है ना, पहले तो राइट एट्रियम में आया ब्लड, फिर राइट वेंट्रिकल में गया, फिर वहां से लंग्स में जाएगा, तो कितना भरा है हार्ट, इसको हम कहते हैं एंड डायस्टोल वॉल्यूम। और इसका ये ग्राफ है आपके सामने, फ्रैंक स्टार्लिंग कर्व शोइंग द रिलेशनशिप बिटवीन द डायस्टोल प्रेशर एंड द स्ट्रोक वॉल्यूम। अच्छा, एसवी माइक्रोलीटर्स में दिखाया है इन्होंने, ठीक है, वॉल्यूम जो है इसका स्ट्रोक वॉल्यूम एसवी, और लेफ्ट वेंट्रिकुलर एंड वॉल्यूम LVEDP है। लेस लेफ्ट वेंट्रिकुलर एंड डायस्टोल प्रेशर, mmHg में प्रेशर होता है। तो ये कहता है कि जैसे जैसे आपका वॉल्यूम बढ़ता है, स्ट्रोक वॉल्यूम, इंक्रीज कॉन्ट्रैक्टिलिटी हो, तो आप देख रहे हैं ग्रीन में हाईएस्ट पे जा रहा है, और अगर उससे कम हो जाए ये स्ट्रोक वॉल्यूम तो क्या होगा, नॉर्मल हो जाएगा, और अगर और भी कम होगा तो क्या होगा, वो डिक्रीज कॉन्ट्रैक्टिलिटी होगी उसके अंदर। और जो वॉल्यूम एंड प्रेशर है वो इसी तरीके से नॉर्मल में आप देखिए आगे है लाइन, और डिक्रीज कॉन्ट्रैक्टिलिटी में आगे है लाइन, ठीक है। तो नॉर्मल जो है इन दोनों के दरमियान में, इंक्रीज कॉन्ट्रैक्टिलिटी और डिक्रीज कॉन्ट्रैक्टिलिटी के दरमियान में नॉर्मल, और नॉर्मल जो हमारा ब्लड प्रेशर होता है वो 120/80 होता है। अब इस पूरे ब्लड प्रेशर को हमने फिलिंग विलिंग की सारी बात की, हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन की बात की, हाउ दिस रेगुलेट, क्या ये ऑटोमेटिकली हो रहा है, ये कोई चीज़ है जो इसको कॉन्ट्रैक्टिलिटी और रिलैक्सेशन के लिए मजबूर कर रही है। कॉन्ट्रैक्टिलिटी इज ऑल्सो कंट्रोल बाय द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। कंट्रोल किससे कंट्रोल हो रहा है, ऑटोनॉमिक, पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक सिस्टम्स। इट हैज बोथ सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथिक, और इसमें वेगल नर्व होते हैं, क्रेनियल नर्व है, 10th क्रेनियल नर्व, उसकी इनर्वेशन है, दैट एक्ट टू इंक्रीज और डिक्रीज हार्ट रेट एंड कॉन्ट्रैक्टिलिटी। अब वेगस स्टिमुलेट हुआ तो हार्ट रेट इंक्रीज हो गया, अगर कम हुआ तो जो है आपका हार्ट कंट्रैक्टिलिटी कम हो गई। तो वेगस हार्ट की कंट्रैक्टिलिटी को कंट्रोल करता है। सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन हैज अ पॉजिटिव आइनोट्रोपिक इफेक्ट, यानी इंक्रीज कॉन्ट्रैक्ट। हम इंक्रीज कॉन्ट्रैक्टिलिटी कैसे होती है, जब सिंपैथेटिक सिस्टम स्टिमुलेट होता है। इट मींस इफ देयर इज अ स्टिमुलेशन इन द सिंपैथेटिक सिस्टम, देयर इज increase in the contractility of heart, and we call it positive inotropic effect. इसको नोट करें, positive inotropic effect acting via beta 1 receptor adreno receptors। जो हार्ट पे रिसेप्टर्स होते हैं उसका नाम है beta 1 adreno receptor। यहाँ पे आके एड्रेनलिन अटैच होती है और फिर वेगस स्टिमुलेट होती है, और वो नर्व जो है एड्रेनलिन से चलती है और वो स्टिमुलेट होती है, और बीटा सेल जो हार्ट के हैं वो हार्ट की मसल को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। वेगल स्टिमुलेशन हैज अ नेगेटिव, और अगर वेगस स्टिमुलेट होगी तो क्या होगा कि नेगेटिव एनोट्रोपिक है, यानी डिक्रीज हार्ट रेट होगी। यानी वेगस अगर स्टिमुलेट हुई तो हार्ट कॉन्ट्रैक्टिलिटी डिक्रीज होगी, और अगर वेगस स्टिमुलेट नहीं हुई तो हार्ट कॉन्ट्रैक्टिलिटी क्या होगा, वो बढ़ेगा। ऑटोनॉमिक कंट्रोल इज रेगुलेटेड बाय द मेडुला ऑब्लिंगेटा। अब ये जो हमने बात की हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी की, विच इज रेगुलेट कैसे होती है, वो सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक पे डिपेंड करती है। और एक नर्व है क्रेनियल, 10th क्रेनियल नर्व कहलाती है वेगस, इसको वेगल कह रहे हैं, यहाँ पे वेगस नर्व कहते हैं इसको, और ये कॉन्ट्रैक्टिलिटी को कंट्रोल करती है। ये वेगस नर्व खुद कहाँ से कंट्रोल हो रही है, ऑटोमेटिक कंट्रोल इज रेगुलेटेड बाय द मेडुला ऑब्लिंगेटा इन द ब्रेन स्टेम। जो गर्दन से ऊपर, आपके सर्वाइकल से ऊपर आपका ब्रेन स्टेम होता है, जिसे मेडुला ऑब्लिंगेटा आता है, कौन जाता है, आप लोगों ने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा था, which receive sensory input from the peripheral and central baroreceptors and chemoreceptors